गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं इसको सिर्फ फोर का द पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ के ऊपर जो पेपर्स है वो। उसमें एक बात लास्ट टाइम हमने देखी थी, वो डीएनए के बारे में थी। तो डीएनए के बारे में एक बात समझनी ज़रूरी है कि डीएनए एक इंडिविजुअल जेनेटिक कोड होता है जो हेरिडिटरी में आता है। यह एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं उससे हमारे बॉडी का विकास होता है। तो साइंस जो बात करता है वो डीएनए की बात करता है, और योगा जो बात करता है वो इससे भी आगे की बात करता है कि चलो ठीक है कि माँ बाप से, माता पिता से जो बच्चा लेके आता है वो डीएनए के अंदर एक प्रकार का रिकॉर्ड है, वो हमें मिलता है माँ बाप का जो है वो हेरिडिटरी में। पर दूसरी बात है संस्कार की। तो जो हमारा संस्कार है वो हर बच्चा अपना संस्कार लेके आते हैं, उसमें माता पिता के संस्कार का कोई रोल नहीं होता है। तो हम देखेंगे कि बच्चे का जैसे कि मुख इसका है तो वो माँ बाप जैसा होगा, उसकी हालचाल बोली वगैरह सब माँ बाप जैसे होंगे। पर हर एक बच्चे का संस्कार अपना होता है, इंडिविजुअल होता है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप का जो है वो इस तरह का ही संस्कार हो। माँ बाप से बिल्कुल अलग प्रकार के संस्कार बच्चे में हो सकते हैं, और दो चार भाई बहन होते हैं तो सबके भी संस्कार अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये एक जीव की इंडिविजुअल यात्रा है और संस्कार बनता है जीव की यात्रा से। डीएनए तो है वो तो सिर्फ माँ बाप के जो आनुवांशिक जीन्स है उसमें से आता है। तो हमारे अंदर वैसे दो चीज़ होती है, एक जो होता है वो जो हमारा स्ट्रक्चर का कोड, और दूसरा जीनेटिक कोड। तो जीनेटिक कोड माँ बाप से आया, और स्ट्रक्चर का कोड जो हम जन्मों जन्म से यात्रा कर रहे हैं वो यात्रा का परिणाम है, और वो स्ट्रक्चर का कोड हम लेके आते हैं। मतलब अनेक जन्मों में कैसा हमने स्ट्रक्चर बनाया है, सत्व रजस तमस का रेशियो कैसा है, इसमें रजस तमस ज़्यादा है या सत्व ज़्यादा है, जिस तरह का हमारा स्ट्रक्चर होगा और उसका कोड होगा इसी तरह का हमारा दूसरे जन्म के अंदर निर्माण होगा। तो डीएनए के बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो माता पिता से जो है वो हमें मिला है, वो उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। पर स्ट्रक्चर जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं, और आध्यात्म योग वगैरह है वो स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात करते हैं। तो जीव की यात्रा के अंदर स्ट्रक्चर का महत्व है, और इसे सिर्फ योग और अध्यात्म के द्वारा ही हम इसको चेंज कर सकते हैं। उसी जो स्ट्रक्चर है या जो जीव की यात्रा है उसको हम एसेंस भी कह सकते हैं, कि बच्चा एक एसेंस लेके आता है, और एसेंस जो है वो डीएनए से बिल्कुल भिन्न होता है, और एसेंस के मुताबिक वो यात्रा करता है, उसको एसेंस डेवलप करना पड़ता है। तो डीएनए की बात लास्ट इसमें आई थी लेक्चर में, तो मैंने थोड़ा इसमें ज़रा डिटेल में देखा कि क्या है। अब पढ़ते हैं इसको सिर्फ कोर के अंदर। जो हमारा आज लास्ट पार्ट है द पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ का, एक बुक में क्या कंटेंट है उसके बारे में जो कहते हैं, वो पेज नंबर 60 जो है जेरोक्स, इसके ऊपर हम हैं, और 2 पेज है तो आज हम समाप्त कर देंगे। उसके बाद में समय होगा तो प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था जो लास्ट पैराग्राफ के अंदर कि हमें अवेयरनेस की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, और अगर ये इम्प्रूव होगा तो हमारे जीवन की लाइफ की जो क्वालिटी है वो भी बदल जाएगी। और यहाँ उन्होंने एक पतंजलि का
सूत्र कोट किया था, पेन विच इज़ येट टू कम कैन बी वॉर्डेड ऑफ। तो जो दुख आने वाला है, अगर हमने अवेयरनेस के द्वारा हमारे जीवन को बदल दिया, अवेयरनेस को हमने ऊपर उठा ली और जीवन को बदल दिया, तो जो दुख आने वाला है वो भी रुक सकता है, उसको हम दूर रख सकते हैं। तो ये एक बात लास्ट में देखी थी। अब आगे पढ़ते हैं नीचे से तीसरा पैराग्राफ। बट बिफोर गोइंग so far we must consider the question whether we can fall to sleep in full awareness and break or avoid the small interval of total awareness। तो बात तो फिर से यही इम्पोर्टेंट बात तो यही आती है, क्योंकि मृत्यु के समय अगर हमें होश में रहना है तो ये जो हम रात को निद्रा में जाते हैं उस दौरान हमारी जागृति बनी रहनी बहुत ज़रूरी है। तो हम जब सोते हैं तो अवेयरनेस के साथ में सो सकते हैं, मतलब शरीर सोया हुआ है पर अंदर कोई तत्व जागृत है, इस तरह का हो सकता है। और ये जो एक स्मॉल इंटरवल है उसको हम क्या अवॉइड कर सकते हैं, मतलब हमारी अवेयरनेस कंटिन्यूस रह सकती है। हाउ डू वी डू दिस एंड एस्टैब्लिश इनर कम्युनिकेशन नॉट इन ए वेग मैनर बट कन्विंसिंगली। तो उसको हमें एस्टैब्लिश करना है ये चीज़ को, और इसके द्वारा हम इनर कम्युनिकेशन हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि ये जागृति का अनुभव होता है तो फिर इसके द्वारा हम इनर कम्युनिकेशन भी हम बढ़ा सकते हैं। और एक स्पष्ट रूप में, ये वेग आइडिया नहीं होना चाहिए पर एक स्पष्ट रूप में हमें ये होना चाहिए, और विश्वास पूर्वक हम जो है वो इसको इनर कम्युनिकेशन को हम एस्टैब्लिश हमें करना है। हालांकि यहाँ सवाल पूछते हैं हाउ डू वी डू, तो किस तरह हम ये इनर कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश कर सकेंगे। द इनर कम्युनिकेशंस आर एट फर्स्ट मोमेंटरी एंड वॉट एवर मैसेज that is received is at first not understood, for it is not clear. We call such a moment the blowing of the inner fuse. It comes to an individual at first uncalled for or unaware of the individual, passes out as we normally understand. तो इनर कम्युनिकेशन है वो जब स्टार्ट होता है तो एकदम मोमेंटरीली, एकदम एक क्षण के लिए होता है, और उसके अंदर क्या मैसेज आया वो भी हम समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना जल्दी आता है। और दूसरी बात ये होती है कि ये कोई हमारी लैंग्वेज में मैसेज नहीं आता है, वो कोडेड फॉर्म में आता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, तो उसको डिकोड करना पहले तो सीखना पड़ता है। पर बार बार इस तरह जब मैसेज आता रहता है तो फिर साधक धीरे धीरे सीख जाता है उसको डिकोड करके जानना। और ये जो होता है, जो पहले जो इनर कम्युनिकेशन होता है उसको वो यहाँ ब्लोइंग ऑफ द इनर फ्यूज़ कहते हैं। कि जैसे कि एक फ्यूज़ उड़ जाता है, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्यूज़ हम डालते हैं और फ्यूज़ फिर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आती है तो उड़ जाता है, इसी तरह ये अंदर ब्लोइंग ऑफ द इनर फ्यूज़ जैसी स्थिति बनती है। और ये साधक को इस तरह आती है, उसकी कोई जान भी नहीं होती है उसको, और साधक अवेयर भी नहीं होता है, इस तरह ये आती है और चली जाती है। तो शुरुआत में इस तरह का अनुभव होता है, फिर आगे उसको ज़रा डीप में अनुभव होता है और उसको समझ में आता है कि बात क्या है। When the inner fuse blows after practicing methodically and when wanted in full awareness many thousands of times, ये बात है। These moments becomes moments and the communications becomes clearer and meaningful। तो जब हम मेथोडिकली प्रैक्टिस करते हैं, साधना जो करते हैं साइंटिफिक वे से करते हैं, मेथड से करते हैं, और हमारी जब अवेयरनेस धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है तो हजारों बार इस तरह का
इनर कम्युनिकेशन होता जाता है और इसकी शुरुआत एक मोमेंट से होती है, फिर वो मोमेंट बढ़ती जाती है, थोड़ा लंबा समय के लिए ये चीज़ होती रहती है, और फिर हमारा कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर होता है और मीनिंगफुल होता है। तो जब तक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं होता है तब तक हम चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं, उसको धीरे धीरे एस्टेब्लिश करना पड़ता है। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ मोर ट्रूली एंड प्रॉपरली फॉर वंस ओन सेल्फ बाय डायरेक्ट एक्सपीरियंस। Experience is nothing but one's inner clear communication that now understandable. Can this be done? तो जो बिगिनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ जो है वो इससे ही होता है कि जीवन को हमें समझने की जो शुरुआत है, जब हमें इनर कम्युनिकेशन बैठता है तो जीवन क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके समझ सकते हैं और हम इसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी हम कर सकते हैं। हमारे सेल्फ का डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी हमें धीरे धीरे इसके द्वारा हो सकता है। और एक्सपीरियंस क्या चीज़ है, वो एक जो क्लियर कम्युनिकेशन जो बैठ जाता है और उसके कम्युनिकेशन के अंदर क्या मैसेज आया है उसको हम अगर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, तो उसका मतलब एक्सपीरियंस। तो ये एक्सपीरियंस सामान्य एक्सपीरियंस की बात नहीं है, यहाँ एक्सपीरियंस की बात है वो इनर कम्युनिकेशन की, और इनर कम्युनिकेशन द्वारा जो मैसेज हमें मिलता है, जो ज्ञान मिलता है, उसके बारे में यहाँ बात है। और पूछते हैं कैन दिस बी डन, तो उन्होंने बताया है कि हाँ ये हो सकता है बुक के अंदर। द बुक ऑल्सो स्ट्रेसिस that the energies of life and awareness, like other energies of electricity, magnetism, sex, emotions, physical, are produced within the body brain system and made use of, and is not gift of God or nature coming from some unknown source that may be far off and again go back there and we know not where। तो बुक ये भी बताती है कि भाई ये हमारा शरीर है वो अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं बनाता रहता है। जैसे कि जो बेसिक ऊर्जा है वो तो हम जानते हैं कि लाइफ और अवेयरनेस की ऊर्जा है, उसके साथ में दूसरी इलेक्ट्रिसिटी की ऊर्जा, मैग्नेटिज्म की, सेक्स, इमोशन, फिजिकल ऊर्जा, ये सारी ऊर्जा बॉडी प्रोड्यूस करता रहता है और उसका उपयोग भी करता रहता है। जैसे कि भगवान के ने कहीं दूर से हमें अननोन सोर्स से ये चीज़ आती है और दूर के स्रोत से आती है और फिर जैसे वापस चली जाती है और फिर वो कहाँ चली जाती है वो हमें पता नहीं चलता। तो ये तो हमारा अनुभव हमेशा होता है कि एनर्जी को हम जो आती है उसमें बॉडी ब्रेन सिस्टम में महसूस करते हैं और फिर एनर्जी हमारी लॉस्ट होती है उसका भी अनुभव होता है। जैसे कि सुबह में उठते हैं तो हम फ्रेश उठते हैं, उसमें हमारी वाइटल एनर्जी खास करके उसका रोल होता है। तो वाइटल एनर्जी सुबह में ज़्यादा होती है तो हम फ्रेश उठते हैं, पर शाम होते होते हमारी वाइटल एनर्जी जो है वो डाउन हो जाती है और हम शाम तक में थके हुए, मतलब कि कोई चीज़ अंदर आई, उसका उपयोग हुआ और फिर वो वापस चली गई। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात साधना की दृष्टि से ये है कि हम ये एनर्जी जो आती है उसको प्रिजर्व कितनी कर सकते हैं, क्योंकि सुबह में उठते हैं फिर 2-3-4 घंटे के अंदर तो हमारा माथापच्ची चालू हो जाती है, इधर जाना उधर जाना, भागा भागी, ये करना, बातचीत करना, और इसके सबके कारण धीरे धीरे एनर्जी हमारी डाउन होती जाती है। बहुत सारे फैक्टर्स है और सबसे ये महत्व का है बेहोशी में हम जो कुछ करते हैं, डे ड्रीमिंग चलता रहता है वगैरह वगैरह जो है वो हमारी एनर्जी खा जाते हैं और इसीलिए हम ये जो है सच में एनर्जी का अनुभव नहीं कर सकते हैं या उसको स्टोर नहीं कर सकते और उसको साधना में उपयोग नहीं कर सकते। तो हमारा प्रोग्रेस बहुत स्लो होता है। उसका मेन कारण ये है कि एनर्जी को हम सेव नहीं कर सकते हैं, ये हम उसको फिजूल की चीज़ों में हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाती है। द बुक टेल्स अस एज टू हाउ दिस
are produced and what use can be made of these energies of life and awareness and how all the energies can be refined. तो ये पुस्तक हमें सिखाएगा कि भाई ये एनर्जी किस तरह प्रोड्यूस होती है वो हम समझेंगे, उसका राइट यूज़ क्या है वो भी हम समझेंगे, खास करके ये जो लाइफ और अवेयरनेस की एनर्जी जो निरंतर हमारे अंदर आती रहती है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, इस एनर्जी को हम रिफाइन किस तरह कर सकते हैं। तो जो लोग रेगुलरली रिफाइनिंग और 3 स्टेप करते हैं उनकी ये लाइफ और अवेयरनेस की एनर्जी रिफाइन तो होती है, पर उसको पकड़ के रखना मुश्किल होता है। जैसे अभी कहा, इस तरह बहुत सारी निकम्मी चीज़ों में वो फिर वेस्ट हो जाती है। तो उसके प्रति हमें ध्यान देना है, हमारे विचारों के प्रति ध्यान देना है, नेगेटिविटी न जन्मे उसके प्रति ध्यान देना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देती है। आर देयर अदर सुपीरियर एनर्जीज? डज ए स्टेट हायर देन द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट एग्जिस्ट विद इन द बॉडी ब्रेन सिस्टम दैट कैन पुट अस इन कम्युनिकेशन विथ हायर अवेयरनेस एरिया और पीपल? कैन दिस बी एस्टेब्लिश विद इन आवर बॉडी ब्रेन सिस्टम? इज देयर ए मेथड? तो ये लाइफ और अवेयरनेस की एनर्जी तो आती है, उसके अलावा कोई सुपीरियर एनर्जी हमारे अंदर होती है या इसको ही हमें सुपीरियर एनर्जी बनाना होता है? और दूसरी जो इलेक्ट्रॉनिक जो स्टेट की जो उच्च स्थिति हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम में है, जिसको हम उच्च जागृति के क्षेत्र में अथवा दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से भी ऊपर कोई हायर एनर्जी का हमें अनुभव होना चाहिए। और उसको हम वो जो हमारी दूसरी जो हायर अवेयरनेस है और दूसरे जो हायर अवेयरनेस के जो एरिया है और दूसरे लोग हैं उसके साथ में हम इसका कम्युनिकेशन में उपयोग कर सकते हैं। और ये बॉडी ब्रेन सिस्टम में हम क्या इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ऐसा यहाँ सवाल पूछते हैं। इज देयर ए मेथड? उसकी कोई मेथड है? किस तरह हम एनर्जी को हायर ग्रेड के अंदर चेंज कर सकते हैं, उसकी कोई मेथड है क्या? ये यहाँ सवाल है बुक के अंदर। फाइनली वी हैव टू एनलाइटन आवरसेल्व्स ऑन 2 important facts. Actually there are 2 stages and we have to effectively and consciously attain both the stages. तो 2 प्रकार के जो अंदर की स्थिति होती है उसका हमें अनुभव करना है। वो इम्पोर्टेंट स्टेजेस है, उसका हमें इफ़ेक्टिवली और कॉन्शियसली मतलब असरकारक रूप में और सहोश उसकी हमें प्रतीति करनी है। उसमें पहला है, द फर्स्ट स्टेज इज दैट दो मैटर इज अवेयरनेस, इट इज नॉट अवेयर ऑफ इटसेल्फ। दैट इज बॉडी ब्रेन सेंसेस द computerized organism has to reach the stage of pure awareness so that it may understand itself and then merge in the ocean of the energy of pure awareness and become one with it. And the second stage is that just before the first stage of merging in pure awareness state, which is the ultimate state of matter. तो पहला स्टेज में क्या कहते हैं कि जो मैटर है मतलब हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम जो है वो उसके अंदर अवेयरनेस है, वो एक प्रकार का अवेयरनेस है, पर वो अपने बारे में वो जागृत नहीं है। बॉडी ब्रेन सिस्टम जागृत नहीं है, अंदर का कोई तत्व बॉडी ब्रेन सिस्टम के प्रति जागृत होता है। पर अगर हम ये कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म को हम अपग्रेड कर सकते हैं, उसको हम और रिफाइन कर सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जो प्योर अवेयरनेस का जो स्टेज है वहाँ तक हम ये कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म को ले जा सकते हैं और फिर आगे जाके इसको हमें वही प्योर अवेयरनेस के अंदर उसको मर्ज करना पड़ता है। और वो स्टेज जो है वो अल्टीमेट स्टेज है। तो यहाँ जो ये बात करते हैं ये बात ये है कि अनेक जन्मों की साधना के बाद में जब लास्ट जन्म होता है उसके अंदर फिर ये बॉडी ब्रेन सिस्टम को परमानेंटली
डिसइंटीग्रेट करना पड़ता है या मर्ज कर देना पड़ता है, तो वो जो स्थिति जो होती है उसके लिए ये बात यहाँ उन्होंने कही है। तो पहला स्टेज के अंदर हमें ये करना है कि इसको प्योर अवेयरनेस के साथ में उसको जोड़ना है या वहाँ तक उसको ले जाना है ताकि वो अपने आप को समझ सके कि भाई बॉडी ब्रेन सिस्टम क्या है। नॉर्मली वो अपने आप में वो अवेयर नहीं हो सकता है, पर उसको हमें इस तरह ऊपर उठाना पड़ता है और फिर उसको प्योर अवेयरनेस के जो समंदर है, एक ओशन है, उसके अंदर उसको हमें मर्ज कर देना पड़ता है। तो ये पहला स्टेज है। और उसके बाद में दूसरे स्टेज के अंदर thereby understand itself and thereafter the inner individual transcendence and be guided so that in its ultimate stage body, brain and senses are able to disintegrate finally, never again to take form of any sort and remain in the ultimate state of the energy of pure awareness, and so release the inner transcendence from the necessity of any more birth and death, कॉन्शियसली और अदरवाइज। तो ये दूसरा फाइनल स्टेज है जिसके अंदर अब वो जिसका अभी ये मोक्ष होने वाला है। तो ये बॉडी ब्रेन सिस्टम की अब ज़रूरत नहीं है, ये अंतिम जन्म है उसका। और अभी ये बॉडी ब्रेन सिस्टम को वो खुद ब खुद डिसइंटीग्रेट कर देगा ताकि फिर दूसरा कोई नया जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये ट्रांसेंडेंस की मुक्ति के लिए ये अंतिम उसका एक स्टेप होगा जिसके अंदर, और टावरिया जी खुद भी ये बात कई बार ग्रुप में करते थे कि जब जाना होता है तो ये सब पूरे शरीर मन का तंत्र है उसको जला देना पड़ता है और फिर ये भूभुवस्व को छोड़ के जनलोक के अंदर चले जाना होता है। तो ये अल्टीमेट बात है। वो दोनों स्टेज इम्पोर्टेंट है और उसका साधक को अनुभव लेना चाहिए, वो साधक का अंतिम अनुभव होगा। पर इसके लिए अनेक जन्मों की यात्रा करनी पड़ती है, क्योंकि अंतिम जन्म के लिए और ऐसी स्थिति पाने के लिए तो अनेक जन्म चाहिए। अब इसके जो साइलेंट फीचर्स क्या है उसकी हमने ये बुक के अंदर क्या है वो उसकी विशेषता वो बताते हैं। 1. We are talking about conscious death and conscious birth. 2. It means our awareness should not and does not come to an end in death. तो यहाँ बात जो है पूरे पुस्तक के अंदर द पर्पस ऑफ बर्थ एंड डेथ बुक के अंदर क्या बात है कि किस तरह कॉन्शियस डेथ और कॉन्शियस बर्थ का अनुभव हो सके। और डेथ का मतलब ये नहीं है कि अभी अवेयरनेस यहाँ समाप्त हो जाती है, अवेयरनेस तो कंटिन्यू रहेगी, शरीर ये ख़त्म हो जाता है, अवेयरनेस कंटिन्यू होती है और दूसरा जन्म लेते हैं तब तक इसकी अवेयरनेस की कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो वो साधना का पॉइंट है और इस तरह साधना का एक अचीवमेंट होता है। पॉइंट नंबर 3, देयरफॉर आवर अवेयरनेस कंटिन्यूज आफ्टर डेथ एंड वी आर अवेयर देन एज वी आर अवेयर नाउ and know and understand how we take a fresh body, sometimes with physical deformities and or sad events included, and know why it is all so. तो ये अवेयरनेस मरने के बाद में भी जब कंटिन्यूस रहती है, तो जिस तरह यहाँ भी हम जागृत है और सब अनुभव करते हैं, तो मरने के बाद भी ये जागृति के कारण हम अनुभव करते हैं कि अब हम कहाँ हैं, कौन से लोक में है, किस तरह है, क्योंकि वो लोक भुवा लोक होता है और वहाँ हमारा एस्ट्रल बॉडी होता है, फिजिकल बॉडी तो यहाँ समाप्त हो गया। तो एस्ट्रल वर्ल्ड का वहाँ साधक को या जीव को अनुभव होता है और वो समझता है कि ये भूलोक क्या है, अवेयरनेस क्या है, और वो अपने आप को भी एस्ट्रल के रूप में ही फिर वो अनुभव करता है। और फिर जब दूसरा जन्म होता है तो कई बार ऐसा होता है कि कोई कर्म के कारण उसका फिजिकल डिफॉर्मिटीज होती है, मतलब कोई शारीरिक खामी शरीर के अंदर होती है, और हो सकता है कि कोई कर्म के कारण सैड इवेंट जो है, दुखद घटनाएं
ये सारी चीज़ें दूसरे जन्म में उसको उसके साथ आने वाली होती है। तो वो किस तरह फ्रेश बॉडी मिलता है, उसके साथ में ये सारी चीज़ें किस तरह होती है और ये क्यों ऐसा होता है, उसके नियम वगैरह भी वो जान सकता है व्यक्ति। So our awareness continues into the next birth. Our attitude to life is so changed that we set aside all theories and practices and know how to really live. तो ये अवेयरनेस के साथ में फिर वो जीता है, उसकी अवेयरनेस खंडित नहीं है। वो मरने के बाद में कहाँ था वो जानता है, और वो जब नया जन्म लेता है तो भी जानता है कि अब ये मेरा नया जन्म इस जगह पर हुआ है। वो इस तरह इसकी अवेयरनेस कंटिन्यू रहती है, और उसका जो एटीट्यूड होता है, उसका अभिगम होता है, वो एकदम जीवन के प्रति चेंज हो जाता है। जीवन क्या है वो बचपन से ही वो जान लेता है कि जीवन क्या है और किस तरह जीना चाहिए, वर्ल्ड लाइफ क्या है, रियलिटी में लाइफ क्या है, तो वो जान लेता है। और फिर सब थियरी प्रैक्टिस इसको फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो एक सुंदर जीवन जीता रहता है। इस तरह उसका दूसरा जन्म पूरी अवेयरनेस के साथ में होता है। तो ये सारी चीज़ें ये बुक में बताई गई है। फिर आगे कहते हैं, वी देन टेक 1 or 2 सच कॉन्शियस बर्थ एंड डेथ एंड वी रियलाइज हाउ वी कैन गेट रीड ऑफ दिस सीक्वेंस ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो इस तरह जो कॉन्शियस जिसका डेथ हुआ और फिर से कॉन्शियस बर्थ हुआ, उसको अभी बहुत ज़्यादा बार बार जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो 1-2 जन्म कॉन्शियस बर्थ और कॉन्शियस डेथ क्या लेंगे, और फिर इसके बाद में वो ये जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह 2 चीज़ साइमल्टेनियसली होगी। एक तो इन्फिनाइट माइंड के साथ में उसका कांस्टेंट कम्युनिकेशन होगा, और दूसरा अगर वो हाउस होल्डर होता है तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ भी इसके साथ में वो जी सकता है। मतलब कि उसका मेडिटेशन भंग नहीं होगा। अभी क्या है कि मेडिटेशन करने जाते हैं तो घर का काम नहीं होता है, और घर का काम करते तो मेडिटेशन नहीं होता है। तो योगी के लिए ये नहीं होता है, वो कोई भी स्थिति में वो मेडिटेशन नहीं है। फाइनली वी टर्न आवर अटेंशन टू द जर्नी बैक होम टू आवर सेलेस्टियल होम and computerized organism now too is in communication with the inner transcendence। तो पहले इन्फिनाइट माइंड के साथ में इसका कम्युनिकेशन था, अब उसका जो इनर ट्रांसेंडेंस है, उसका आत्मा तत्व है, उसके साथ में उसका कम्युनिकेशन होता है। और फिर वो अपना जो सेलेस्टियल होम है, मतलब जहाँ से वो आया था, जनलोक से आया था, तो फिर वो अभी ये सब शरीर वगैरह छोड़ के जनलोक में जाने की फिर वो तैयारी करता है। वो फाइनली उसका ध्यान इसके प्रति होता है कि अभी अंतिम यात्रा किस तरह करनी है। तो इस तरह जीव की यात्रा होती है धीरे धीरे करके, और अंत में वो मोक्ष की ओर जाता है। Here we introduce the 3-step rhythmic breathing. It is not an exercise, nor it is wrongly presented to you as pranayam that most breathing exercise is passive of as. You simply replace your present faulty breathing with the correct rhythmic breathing for all 24 hours of the day. In the beginning, of course, you start with it as an exercise. The book tells what is actual pranayam. तो फिर अभी यहाँ ये रिदमिक ब्रीदिंग की बात करते हैं, क्योंकि इस सब के जो बेस में है, उसका पाया में जो चीज़ है वो 3-step रिदमिक ब्रीदिंग, चाहे कितनी भी लंबी यात्रा क्यों न करनी पड़े, पर अगर हमारा 3-step रिदमिक ब्रीदिंग नहीं बैठता है और वो भी 24 घंटे, तो फिर ये यात्रा आगे हो नहीं सकती है। तो 3-step की यहाँ बात करते हैं कि अभी जो हमारा गलत श्वास जो चल रहा है, उसके बदले में हमें किस तरह सही श्वास लेना चाहिए। और ये कोई प्राणायाम नहीं है, और वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी नहीं है जिस तरह लोग करते हैं। इस तरह वो सिंपली एक हमारा फॉल्टी ब्रीदिंग है, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं और करेक्ट रिदमिक ब्रीदिंग 24 घंटे हम चलाते हैं।
और शुरुआत में जब सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा एक्सरसाइज की तरह उसको करना पड़ता है। जब वो धीरे धीरे करके एस्टेब्लिश होता है, ज़्यादा चलने लगता है, तो फिर वो आराम से, जैसा हमारा गलत श्वास था इसी तरह हमारा 3 स्टेप भी नॉर्मली चलता रहता है। और इस बुक में प्राणायाम, असल में प्राणायाम क्या है वो भी ये किताब के अंदर उन्होंने बताया हुआ है। अब 3 स्टेप क्या है उसके बारे में वो बताते हैं, और यहाँ बहुत मेथोडिकल। अभी जो हम सीखते हैं तो हम टेक्निक, वॉल्यूम, रिदम सब एक साथ में सीख लेते हैं और लोग प्रैक्टिस करते हैं। पर ये 87 में जब म्यूज़िक नहीं आया था तब वो मेथोडिकल किस तरह धीरे 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 कराते थे एक एक स्टेप, ये बात यहाँ समझने लायक है। अभी तो हम ऐसे डायरेक्ट ये चढ़ जाते हैं और सब कर लेते हैं, पर यहाँ समझिए किस तरह करना चाहिए। देयर आर 3 स्टेप्स इन इट, 1 टेक्निक, 2nd वॉल्यूम, 3rd रिदम। For 5 minutes first week, you practice only the technique. Lie down flat in bed on your back. Place a book fairly heavy on your chest and another on navel. Neither breathing deep or shallow. Raise both the books simultaneously as you breathe in and as you breathe out. Let them come down together. तो यहाँ टेक्निक की पहले बात करते हैं। और टेक्निक के अंदर क्या है कि छाती और पेट से श्वास चलना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट बात वो यहाँ बताते हैं। और इसकी एक टेक्निक बताते हैं कि भाई आप बेड के ऊपर सो जाओ और एक हेवी किताब छाती पर रखो और एक हेवी किताब पेट के ऊपर रखो, और धीरे धीरे इस तरह श्वास लो कि छाती पेट वाली दोनों किताब एक साथ में ही ऊपर उठे जब श्वास लेते हैं तब, और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो दोनों एक साथ में ही नीचे डाउन होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि दोनों लोब से ये होना चाहिए। एक जगह एक आश्रम में मैं गया था तो वहाँ देखा कि लोग सिर्फ पेट के ऊपर एक कोई लकड़े का साधन रखते हैं और करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। ये टेक्निक ये है कि छाती भी हमारी साथ में उठनी चाहिए, छाती पेट दोनों एक साथ में ऊपर उठेगी और साथ में डाउन होगी, तो फिर ये टेक्निक होगी। तो ये 3 स्टेप का एक भाग होगा। अकेला पेट को हम ऊपर नीचे करते रहेंगे तो वो 3 स्टेप नहीं है, न कि उसकी टेक्निक है। तो पहली टेक्निक में ये करना है। नेक्स्ट वीक डू द सेम एक्सरसाइज बट इंस्टेड ऑफ द 2 बुक्स प्लेस योर 2 हैंड्स एंड एक्सपीरियंस द फील ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमेन। दिस टेक्स केयर ऑफ द फर्स्ट स्टेप टेक्निक। सम में नीड मोर टाइम। तो दूसरे हफ्ते के अंदर अब कोई किताब रखने की ज़रूरत नहीं है, वही मेथड से अब खाली हाथ रखो और खाली सेंस करो, फीलिंग एक लो कि श्वास लेते हैं तो छाती पे दोनों ऊपर उठते हैं और श्वास छोड़ते हैं तो वो दोनों नीचे जाते हैं। इस तरह हम बैठकर भी कर सकते हैं, सोकर भी कर सकते हैं, दोनों रूप में ये हो सकता है। इन द 3rd वीक डू व्हाट यू हैव डन इन द 2nd वीक बट नाउ कैरी आउट दिस एक्सरसाइज फॉर 10 मिनट्स। तो पहले 5 मिनट करनी थी, अब यही एक्सरसाइज 10 मिनट्स ईच डे एंड ऑल्सो एड द 2nd स्टेप वॉल्यूम। दिस वॉल्यूम इज सेम एज you are used to in your normal wrong breathing, so that you do not easily tire yourself. But as new muscles and tissues are involved, you will still get tired. In the 4th week, do what you have done in the 3rd week, but extend time of the exercise to 15 minutes. तो पहले वीक में 5 मिनट करना है टेक्निक, दूसरे वीक में 10 मिनट टेक्निक करना है, उसके बाद में दूसरे वीक में हम वॉल्यूम को भी हम फिर ऐड करते हैं। तीसरे वीक में हम वॉल्यूम को भी ऐड करते हैं। और वॉल्यूम का मतलब क्या है कि हम श्वास कितना लेना है। तो जो हमारा अभी गलत श्वास में जितना श्वास लेते हैं इस तरह का ही लेना है, बहुत गहरा श्वास। ये एक रिदमिक ब्रीदिंग और डीप ब्रीदिंग का डिफरेंस यही है। डीप ब्रीदिंग जब करते हैं तो हम छाती को हवा से एकदम भर देते हैं, पर ये रिदमिक ब्रीदिंग है और लंबे समय करना है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है तो 5-10 मिनट कर सकते हैं, ये एक्सरसाइज नहीं है, हमें 24 घंटे करना है। इसलिए जैसे हमारा गलत श्वास में जितना वॉल्यूम होता है ऑलमोस्ट इतना ही हमारा वॉल्यूम होना चाहिए।
क्योंकि हो सकता है कि शुरुआत में हम ये जो करते हैं तो उसकी प्रैक्टिस से थोड़े हम थक भी सकते हैं, क्योंकि नए टिश्यूज़ और मसल्स बनने शुरू होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। मसल्स तो होते हैं, पर जब हम छाती से, नॉर्मली हम छाती से श्वास लेने का अनुभव नहीं होता है, तो जब हम छाती से श्वास लेने का प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ के जो इंटरकॉस्टल मसल्स वगैरह है वो इन्वॉल्व होते हैं, और इसके कारण शुरुआत में थोड़ा थकान सा महसूस होता है, पर जैसे जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ती है तो वो चीज़ निकल जाती है। तो थर्ड वीक में हमें फिर ये 15 मिनट के लिए करना है, इसमें टेक्निक और वॉल्यूम दोनों शामिल है। कंटिन्यू इन द सेम मैनर टेकिंग बोथ द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप with normal breathing for 12 more weeks. If you could have more than one repetition of 15 minutes per day, better, but not necessary. तो ये जो टेक्निक है, अभी टेक्निक और वॉल्यूम जो है वो दोनों का जो प्रैक्टिस है वो हमें धीरे धीरे कंटिन्यू करना है, और 15 मिनट जो हम करते हैं वो 12 हफ्ते के लिए, 12 वीक के लिए हमें इसको चालू रखना है। तो 3 वीक से लेके 12 वीक तक हम इसी तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे, और दिन में एक बार तो 15 मिनट करना ही है, पर अगर 2 बार भी हम कर सकते हैं तो अच्छा है। सुबह में 15 मिनट इस तरह और शाम को 15 मिनट। तो यहाँ 12 वीक तक तो अभी उन्होंने रिदम को इंट्रोड्यूस किया ही नहीं है, खाली टेक्निक और वॉल्यूम जो है उसका ही अभ्यास चल रहा है। तो एक ये फाउंडेशन है, और हकीकत में कोई भी नया व्यक्ति आता है उसको इस तरह सिखाना चाहिए, पर अभी तो हम सीधा म्यूज़िक के ऊपर डाल देते हैं 1 2 3 5 6 में श्वास लो, और शायद अभी तो यही मुमकिन होगा। इस तरह किसी की धीरज नहीं होती है कि इस तरह धीरे धीरे 12 हफ्ता तक करने के बाद फिर वापस रिदम सीखने के लिए आए। तो अभी हमारा जो टीचिंग का मेथड है वो हमें बदलनी पड़ी है। By now you have mastered both technique and volume, and you can remember to do it while sitting in bus, train or car from and to your place of work and your residence, and without placing even your hand. तो ये टेक्निक और वॉल्यूम जो है वो अब 12 हफ्ता करते हैं तो धीरे धीरे करके वो इसके ऊपर हमारी मास्टरी आ जाती है, और हर समय हम उसको कर सकते हैं, गाड़ी में, ट्रेन में, बस में, घर पर, काम के जगह के ऊपर। और उस समय दोनों हाथों को भी छाती पेट पर रखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह हम धीरे धीरे टेक्निक और वॉल्यूम के ऊपर मास्टरी ला देते हैं। अब फिर 13 से 16 वीक में क्या करना है। फ्रॉम 13 to 16 वीक्स do all that you have done in 12 weeks, but now do the same even whenever you are walking, so that in 16th weeks you master the first step technique and the second step volume, standing, sitting or sleeping in bed or walking. तो ये चारों प्रकार से हमें अलग अलग इसकी प्रैक्टिस करनी है, और 13 से 16 वीक के अंदर चलते चलते करना है। तो पहले सोते हुए किया, फिर बैठ के, फिर स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े रहकर, और अभी चलते चलते। तो जो मसल्स का जो मसल्स इन्वॉल्व होने चाहिए, अलग अलग पोजीशन में अलग अलग मसल्स इन्वॉल्व होंगे, वो सबकी ऊपर हमारी मास्टरी धीरे धीरे करके आ जाएगी। तो अभी तो हम खाली टेक्निक और वॉल्यूम ही इसका ही अभ्यास करते हैं। नाउ कम्स टू द फाइनल स्टेप, रिदम। बट let us remember that at no stage we are increasing volume appreciably from the normal we are used to in or earlier wrong breathing. तो अभी रिदम को इंट्रोड्यूस करना है, पर रिदम आने के बाद में भी हमें वॉल्यूम बढ़ा देना नहीं है, क्योंकि 3 सेकंड में अब श्वास लेना पड़ेगा और 2 सेकंड में छोड़ना पड़ेगा, वो रिदम है। तो 3 सेकंड में श्वास लेने मतलब कि नॉर्मल हमारा ब्रीदिंग है, रॉन्ग ब्रीदिंग, इससे थोड़ा ज़्यादा हमें इंटेक हमारा होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम एकदम वॉल्यूम को बढ़ा देंगे। वॉल्यूम हमारा जिस तरह होता है इतना ही हो रहना चाहिए,
फिर भी हम 3 सेकंड के अंदर धीरे धीरे करके श्वास को खींचेंगे और 2 सेकंड में छोड़ेंगे। फॉर द थर्ड स्टेप्स रिदम, ऑब्जर्व ए वॉच और क्लॉक with second hand and whatever you have been doing in the first 16 weeks, but as the chest and abdomen are inflated hardly a little more than normal volume, count or check 1 2 3. Now do not count 4 but exhale counting 5 and 6. The little more forceful exhalation 5 6 will prevent टायरिंग यू। अब यहाँ रिदम सिखाते हैं और उस समय तो न म्यूज़िक था, न कैसेट थी, न कुछ था, तो उन्होंने वो कहते थे कि भाई घड़ी में देखो, रिसोर्ट में देखो या दीवार के ऊपर जो घड़ी होती है उसमें जो उसका सेकंड हैंड होता है, सेकंड का जो कांटा होता है उसको हमें देखना है और 3 सेकंड के अंदर 1 2 3 में हमें श्वास अंदर ले लेना है और उस दौरान ज़्यादा छाती को फुलाना नहीं है, वो भी ध्यान में रखना है, नॉर्मल जो होता है इस तरह। और फिर 5 6 में थोड़ा फोर्सफुली उसको छोड़ देना है ताकि हम थक न जाए, टायर ना हो सके। अदर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज दैट पास ऑफ एज लिटर एज प्राणायाम, द एक्सहेलेशन इज लॉन्गर बट दिस इज नॉट एन एक्सरसाइज नॉर is so-called pranayam, for ultimately we have to replace our wrong breathing by this rhythmic breathing for all 24 hours. तो यहाँ जो है वो हम जो लोग प्राणायाम करते हैं उसको ये चीज़ उल्टी लगती है, क्योंकि प्राणायाम में क्या होता है कि हम जो श्वास लेते हैं उससे 2 गुना हम ज़्यादा छोड़ते हैं। 5 सेकंड श्वास लिया तो 10 सेकंड तक छोड़ना पड़ता है। यहाँ हमारा जो श्वास लेना है वो लंबा है, 3 सेकंड का श्वास लेना है, इनहेलेशन है, और 2 सेकंड श्वास छोड़ना है, एक्सहेलेशन है। तो कई लोगों को लगेगा कि ये उल्टा क्यों है, और तावरिया जी अपने लेक्चरों में भी कहते थे कि कई लोग मेरे घर पर आके बोलते हैं कि आप गलत सिखाते हो, हमेशा श्वास छोड़ना है वो लंबा होना चाहिए। पर उनको लोगों को समझ नहीं है कि ये रिदमिक ब्रीथिंग क्या है, क्योंकि जो चीज़ 24 घंटों करनी होती है उसकी एक पैटर्न अलग होती है, क्योंकि ये न तो एक्सरसाइज है न कोई प्राणायाम है। इसीलिए ये एक पैटर्न के ऊपर हमें करना पड़ता है, जिसमें 4 का काउंट नहीं होता है, 3 सेकंड में लेना है और 2 सेकंड में छोड़ना है। 5 सेकंड के अंदर 1 2 3 5 6 इस तरह हम इसको काउंट करते हैं, 4 को काउंट नहीं करते हैं। इफ़ यू हैव टाइम, ऑब्जर्व the sea at high tide from near the horizon toward the shore. How the sea breathes. It rises 1 2 3 and flows down 5 6 waves after wave till the whole motion reaches shore. Watch the seconds tick of 1 2 3 5 6 in 5 seconds. So you can have such 12 rhythmic breath in a minute. Continue this rhythm for 5 minutes in the 17th week. From 18 to the 26th week, do it for 10 minutes each day, and if you could repeat again during the day, much better. तो यहाँ एक ऑब्जर्वेशन की भी बात करते हैं कि हमारा श्वास और समंदर की जो लहरें उठती है उसमें कि उसके अंदर बहुत साम्यता है। तो हम ये प्रकृति की जो रिदम है, और प्रकृति की रिदम वैसे दिखाई नहीं देती स्थूल चीज़ों के अंदर, पर समंदर की लहरों के अंदर देख सकते हैं हम। तो थोड़ा हम अगर किनारे पर हम खड़े हैं कोई समंदर के, और थोड़े दूर अंदर ओरिजिन में हमें देखना है, तो हम देखेंगे कि एक बड़ा जब एक लहर उठती है, एक वेव आता है, तो एकदम ऊपर जाती है। जैसे 1 2 3 में हम श्वास लेते हैं, इस तरह एक बड़ा एक लहर ऊपर जाएगी और फिर किनारे की ओर वो डाउन होगी, और उसके जो लहर जो है वो डाउनफॉल में किनारे की ओर आएगी। तो 1 2 3 में जिस तरह एक लहर ऊपर उठती है वो 1 2 3 है, और 5 6 में किनारे पर जो पानी आता है
वो उसका 5-6 है। वही पैटर्न के ऊपर ये हमारी रिदम है। तो हम प्रकृति की रिदम या नेचर की रिदम जो है उसका हम ये यहाँ लेते हैं। तो ये एक ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ ये बात बताते हैं। तो इसी तरह फिर घड़ी में देख के हमें 1 2 3 5 6 का उस समय अभ्यास करने का वो बताते थे 5 सेकंड के लिए। और इसी तरह 5 मिनट करने को बोलते थे। और बाद में 18 से 26 हफ्तों तक 10 मिनट इस तरह का करने के लिए बोलते थे। दिन में 1 बार या 2 बार इस तरह करने को कहते थे। So in 26 weeks you will master steps 1 2 3, that is technique volume, which with the third step rhythm will be slightly more than you are used to in your normal wrong breathing. तो इस तरह हम स्टेप 26 वीक के अंदर ये तीनों जो स्टेप्स है टेक्निक वॉल्यूम रिदम इसका हम अभ्यास फिर करते हैं और धीरे धीरे करके हम इसके ऊपर मास्टरी लेने का प्रयत्न करते हैं अगर इस मेथड से करते हैं तो। इफ़ यू हैव कम सो फार दैट इज टू 26 वीक, इट मीन्स हाफ ए ईयर, you can now spend the remaining 26 weeks performing this breathing, including all the 3 steps as said earlier: sitting, walking, sleeping in bed. Give a 15 minutes performance at night at bedtime as you are in bed lying on your bed. तो इस तरह 26 वीक मतलब कि आधा साल तक हमें देखो ये तीनों स्टेप की सही प्रैक्टिस के लिए आधा साल तक मतलब कि 6 महीने तक हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके इस तरह ये मेथोडिकल पूरी प्रोसेस है। तो मेथड से इस तरह 26 वीक में हम 3 स्टेप पूर्ण रूप से सीख लेते हैं और इसका अभ्यास हम धीरे धीरे करके बढ़ाते जाते हैं इस तरह। और फिर सब कंडीशन के अंदर मतलब बैठते हैं, चलते हैं, सोते हैं, हर पोजीशन के अंदर हम 3 स्टेप को फिर ये तीनों चीज़ को एक साथ में कर सकते हैं। और रात को सोते समय बेड टाइम के ऊपर ये हमें 15 मिनट तक इस तरह हमें करना चाहिए, उस समय वो इस तरह होते हैं। Try and experience this breathing. If you do not find yourself changing for the better physically, emotionally and mentally, not only stop this exercise but do not even read the book. If you find some definite improvement, your mirror will tell you also. Try to make this breathing your own breathing 24 hours and forget the previous wrong breathing. Good luck. तो लास्ट में ये फिर एक स्पष्ट बात करते हैं कि अगर आप 6 महीने करोगे और फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है तो कृपया इसको छोड़ दें और ये किताब को भी मत पढ़ना, आपके लिए नहीं है। तो 2 चीज़ है, अगर कोई सही ढंग से करेगा तो उसके अंदर फिजिकली, इमोशनली, मेंटली चेंज आएगा ही, और नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि उसने सही ढंग से नहीं किया है। बाकी तो ये साइंटिफिक मेथड है और इससे चेंज आता ही है, फिर भी कोई उसको सीरियसली नहीं करता है और उसको चेंज नहीं महसूस होता है तो फिर ऐसे व्यक्ति को आगे करने का कोई ज़रूरत नहीं है और कोई मतलब भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को फिर छोड़ देना चाहिए, दूसरा जो उसको समझ में आए वो कर सकता है। तो यहाँ लास्ट में एकदम स्पष्ट बात होना चाहिए और फिर इसको धीरे धीरे करके 24 घंटे हम कर सके, उसका ये उन्होंने कहा है। तो यहाँ ये पेपर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं डिस्कोसिस 4 में कोई पेपर बाकी है कि नहीं, तो पढ़ेंगे, नहीं तो फिर डिस्कोसिस 5 पर जाएंगे हम। ठीक है, अभी भी 5-7 मिनट बाकी है, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ बोलो। हाँ सर, आपने जो शुरू में बताया वो हेरिडिटी का, हाँ तो
वैसे तो ऐसा ही है, लेकिन जैसा हमारा जन्म होता है तो हम हमारे जो संस्कार है उसी टाइप के माँ बाप हम चुनते हैं। माँ तो हेरिडिटी तो आएगी ही ना। नहीं, तो गुरु जी तो ना बोलते हैं कि हेरिडिटी संस्कार की नहीं आती है। हम हमारे संस्कार के मुताबिक माँ बाप को चुनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा और संस्कार एक ही है दोनों का। वो एक अच्छा। हाँ, वो एक हमें जो एटमॉस्फियर किस तरह का प्रोवाइड कर सकेगा उसके मुताबिक हम माँ बाप को हम पसंद करते हैं। पर हम जो माँ बाप से लेके आते हैं वो तो डीएनए के अंदर जो है वही हम लेके आते हैं। मतलब हमारा जो लुक है, अपीयरेंस है, फिजिकल लेवल पर जो सारी चीज़ें हैं वो चीज़ें ही हम माँ बाप से लेते हैं। इसीलिए तो माँ बाप और बच्चों के संस्कारों में फ़र्क हम देखते हैं ना। कोई माँ बाप का जैसा स्वभाव, तो कई बार होता है कि पिता बहुत गुस्से वाला होता है, एकदम आक्रामक होता है, और बच्चा एकदम शांत होता है। ये इसी तरह हम दो भाइयों के बीच में देखते हैं डिफरेंस। तो अगर माँ बाप का सेम होता है तो सब बच्चे भी सेम होने चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति का इंडिविजुअल जो स्ट्रक्चर है, इसका कोड है, वो लेके आता है, और माँ बाप का डीएनए से वो रूप वगैरह शरीर का जो स्ट्रक्चर है, शरीर का स्ट्रक्चर है, वो माँ बाप से लेके आता है। अच्छा। हम्म। ओके सर। ओके। थैंक यू। दूसरा किसी को कोई प्रश्न है तो बताइए। आज से यहाँ जनकेश्वर में भी शिविर चालू हो गई है, तो एक हफ्ते तक तो ये यहाँ भी चलेगी। इस बारिश के मौसम में भी सब लोग आए हुए हैं, वो अच्छी बात है। चलिए, प्रश्न नहीं है तो नेक्स्ट वीक मिलते हैं, और फिर क्या पढ़ते हैं वो एडवांस में हम लिंक के अंदर भेज देंगे। चलिए, थैंक यू।